जब भी हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? जाहिर है, विशाल पिरामिड और शक्तिशाली राजा जिन्हें हम फ़ैरो कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मिस्र के कुछ सबसे महान शासकों में कुछ रानियां भी थीं? जी हां, आज हम उन असाधारण महिलाओं की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने एक पुरुषों की दुनिया में राजाओं की तरह हुकूमत की। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, फ़ैरो तो राजा थे, तो फिर भला महिलाओं ने मिस्र पर शासन किया कैसे? अगर ये पद सिर्फ पुरुषों के लिए ही था, तो इन महिलाओं ने सिंहासन तक का सफर कैसे तय किया? इसका जवाब मिस्र के समाज, उनके धर्म और शक्ति के उस बेहद पेचीदा ताने-बाने में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विरोधाभास की जो उस वक्त की सत्ता में था। देखिए, एक तरफ तो मिस्र में महिलाओं को समाज में काफी अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जब बात आती थी फ़ैरो के सिंहासन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए था। और ये विरोधाभास और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम उनकी पौराणिक कथाओं में झांकते हैं। उनकी एक सबसे शक्तिशाली देवी थी आइसिस। उन्हें एक सक्रिय और प्रमुख साथी माना जाता था। तो एक तरह से उन्हीं ने समाज में महिलाओं की एक मजबूत भूमिका की नींव रखी थी। तो जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ मिस्र में महिलाएं अपनी जमीन जायदाद रख सकती थीं, बिजनेस कर सकती थीं, यहाँ तक कि अदालत भी जा सकती थीं। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी, लगभग अनसुनी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ़ैरो का रोल एकदम पक्का मर्दाना था। उसे शक्तिशाली बैल कहा जाता था, देवता होरस का धरती पर रूप। ये एक पवित्र पुरुष कर्तव्य था। तो सवाल ये है कि परंपरा की ये मजबूत दीवार आखिर टूटी कैसे? जैसा कि इतिहास में हम बार बार देखते हैं, एक बड़े संकट ने ही एक असाधारण मौके को जन्म दिया। तो जब नियम इतने सख्त थे, जब परंपरा एक पुरुष शासक की ही मांग करती थी, तो वो कौन थी वो पहली महिला जिसने इस नियम को तोड़ने की हिम्मत दिखाई? उनका नाम था सोबे केनेफेरू, इतिहास की पहली प्रमाणित महिला फ़ैरो। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि पूरे शाही खिताबों और सम्मान के साथ किया। वो सच में एक ट्रेंड सेटर थीं। वो सत्ता में तब आईं जब उनके पिता के बाद कोई पुरुष वारिस नहीं बचा, यानी एक संकट ने उनके लिए रास्ता बना दिया। उन्होंने सूर्य देव रा की बेटी का खिताब अपनाया। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? उन्होंने पुरुष होने का कोई दिखावा नहीं किया। उस जमाने की कला में उन्हें एक महिला के तौर पर ही दिखाया गया है। ये उस समय के लिए एक बहुत ही साहसी कदम था। चलिए, अब बात करते हैं इतिहास की शायद सबसे मशहूर महिला फ़ैरो की, हतशेप्सुत। उन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, उन्होंने तो मानो सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए एक पूरी की पूरी प्लेबुक ही तैयार कर दी थी। उनकी ये प्लेबुक, ये रणनीति कमाल की थी और बहुत सीधी साधी। स्टेप 1, अपने शासन को जायज ठहराने के लिए डिवाइन प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करो। और स्टेप 2, देश को तरक्की की राह पर ले जाकर ये साबित कर दो कि आप ही इस पद के लिए सबसे बेहतर हो। तो अपने शासन को जायज ठहराने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त कहानी बनाई। उन्होंने ये दावा किया कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवता आमून की बेटी हैं और मिस्र पर राज करना उन्हीं की मर्जी है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। और उन्होंने अपनी ताकत को सिर्फ कहानियों से ही नहीं बल्कि दिखाकर भी साबित किया। अपनी मूर्तियों और कला में उन्होंने खुद को एक पुरुष के शरीर और फ़ैरो वाली नकली दाढ़ी के साथ दिखवाया। संदेश बिल्कुल साफ था, देखो मैं कोई रानी नहीं, मैं फ़ैरो हूं। और जानते हैं, उनकी ये रणनीति पूरी तरह से काम कर गई। उनका 20 साल से भी ज्यादा लंबा शासन शांति और जबरदस्त खुशहाली का दौर था। उन्होंने दूर दराज के पंड देश तक एक मशहूर व्यापारिक मिशन भेजा और ऐसी ऐसी शानदार इमारतें बनवाईं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक स्याह पहलू। इन ताकतवर रानियों की मौत के बाद उनकी विरासत को इतिहास से मिटाने की एक सोची समझी कोशिश हुई। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि हतशेप्सुत के साथ ये सब फौरन नहीं हुआ। उनकी विरासत को मिटाने की मुहिम उनकी मौत के 20 साल बाद शुरू की गई। और ये कोई छोटी मोटी तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया विनाश था। उनकी मूर्तियां तोड़ दी गईं, मंदिरों की दीवारों से उनके नाम खुरच कर मिटा दिए गए और सरकारी रिकॉर्ड से उनकी सारी शानदार उपलब्धियों को गायब कर दिया गया। पर सवाल ये है कि क्यों?
कोई इतने कामयाब शासक की यादों को इस तरह क्यों मिटाना चाहेगा? क्या ये सिर्फ जलन थी? नहीं, इसका जवाब किसी की पर्सनल दुश्मनी में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन में छिपा था। देखिए, एक महिला का फ़ैरो बनना मात का अपमान माना जाता था। मात यानी संतुलन, व्यवस्था और नैतिकता की देवी। उनका मानना था कि एक औरत का राजा बनना कुदरत के इस संतुलन को बिगाड़ देता है। इसलिए उनकी विरासत को मिटाना उस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने का एक तरीका था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पूरी तरह से सोचा समझा कदम था। बाद में आने वाले फ़ैरो जैसे कि सेती प्रथम ने अपनी आधिकारिक राजाओं की लिस्ट से सोबिकनेफेरू और हटशिप्सुत जैसी शासकों के नाम जानबूझकर हटवा दिए। उन्हें इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, आप इतिहास को हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकते। शुक्र है आज की आर्कियोलॉजी का, जिसकी बदौलत इन ताकतवर रानियों की कहानियां एक बार फिर से सामने आ रही हैं और आज उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है। हटशेप्सुत का ही केस ले लीजिए। उनकी मौत हुई लगभग 1458 ईसा पूर्व में। उनका मकबरा 1903 में खोजा गया, लेकिन उनकी मम्मी की पहचान पक्की तौर पर 2007 में जाकर हो पाई। सोचकर देखिए, लगभग 3500 साल बाद उनकी असली कहानी दुनिया के सामने आई। और आखिर में बात यही है, उन्हें मिटाने की हर कोशिश के बावजूद उनकी कहानियां बच गई। पत्थर और रेत ने उनके राज को हजारों साल तक महफूज रखा, जब तक कि हम उन्हें फिर से खोजने के लिए तैयार नहीं हो गए। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास की धूल के नीचे अभी और कितनी ऐसी ही ताकतवर कहानियां दबी हुई हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।